या चौपाल या सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहे हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। अगर ग्रामीण विकास की बात की जाए तो समझो जावे है कि भाई बटे स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्ण रूप से होनी चाहिए, महिला विकास की बात होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, टाबरा के खेलकूद के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, बाल विकास की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करें तो टाबरा के टीकाकरण की भी संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आवे है कि लोग अपना गांव ने छोड़कर शहरा की ओर पलायन करें हैं। इको मुख्य कारण आई है कि धरातल पर अगर बात करी जाए तो गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं हो पावे है। इसलिए ही अपनी सरकार प्रयासरत है और जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है वह ई उद्देश्य से ही बनाई है कि जितनी भी ग्राम पंचायत में परेशानी है, समस्याएं हैं, बी को निस्तारण कर बी के लिए योजनावा बनाई जाए। और ई ही विषय पर आज आप चर्चा करांगा और चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है छोटू राम मीणा जी ने, जो कि बीडीओ हैं पंचायत समिति किशनगढ़ रेंडवाल माए। छोटू जी थाको बहुत बहुत स्वागत है अपना चौपाल माए। बी के साथ ही मैं आमंत्रित किया है सरपंच ग्राम पंचायत कावट तहसील खंडेला जिला सीकर से मीना सैनी जी ने। मीना जी थाको भी बहुत बहुत स्वागत। राम राम जी पूजा जी। अब आपने बातचीत शुरू करा हाँ, और सबसे पहला सवाल आ ही आवे है कि भाई जो पंचायती राज मॉडल की आप बात कर रहे हैं इसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था काई है। पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जैसे आपने ग्रामीण विकास की बात करी तो इसमें 3 स्तरीय संस्थाओं का गठन किया गया है, जो ग्राम स्तर पे और जो ग्रास रूट लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, जिसमें सरपंच और सरपंच के साथ में उसका वार्ड पंचों का बोर्ड, ग्राम विकास अधिकारी और वहाँ पर एक खनिज सहायक होता है जी। उसके बाद में जो मध्यवर्ती जो संस्था है उसमें पंचायत समिति और उसके पंचायत समिति सदस्यों को मिला के उनका बोर्ड जो प्रधान की अध्यक्षता में होता है, वहाँ पर खंड विकास अधिकारी और विभिन्न तरह का और स्टाफ उसके साथ होता है। और जो एपेक्स संस्था है जो जिला स्तर पे है, जैसे जिला परिषद, यहाँ पर जिला प्रमुख साहब और वहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस तरह से जो जिला और ब्लॉक और ग्राम पंचायत ग्राम स्तर के ऊपर ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है जी। और त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो आपने एक सीधे सीधे अगर आप बोल दें तो जो ग्रामीण लोग हैं बी के ही सहायता के लिए है कि अगर ग्राम पंचायत में लोगों ने बताया जाए कि बेबे समस्या आ रही है तो वो सीधो अपनी पंचायत समिति में पहुंचावे हैं और पंचायत समिति से वो फिर जिला परिषद तक जी जावे और बी के आगे को फिर प्रोसेस होवे। जब आप बात करा कि आज आपने साथ सरपंच जी भी हैं तो सरपंच जी आपना जो गाँव है बी में आपकी बालिका शिक्षा यानी शिक्षा की क्या स्थिति है। मेरी ग्राम पंचायत कावट है, तहसील खंडेला में पड़ती है और सीकर ज़िले की सबसे बड़ी पंचायत भी मानते हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूं पूजा जी कि मेरी जो बालिका शिक्षा है वो पुरजोर पर है, उसमें पूरी अच्छी है और बालिका शिक्षा पर मैं भी पुरजोर देती हूँ, ध्यान देती हूँ। और मेरी ग्राम पंचायत में कम से कम बालिका और बालकों को मानकर कम से कम 15,000 छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसमें 4 या 5 हमारी सरकारी संस्थाएं हैं और 4-5 ही हमारी प्राइवेट संस्थाएं हैं। जितनी प्राइवेट संस्थाएं में संख्या भरमार है उनसे कई गुना मेरी सरकारी संस्थाओं में भी बच्चे और बच्चियों की संख्या भरपूर है। तो मेरी ग्राम पंचायत में बच्चियों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। एक संस्था है मेरी बालिका विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2-3 साल पहले जब इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान सरकार द्वारा खोली गई, तब इंग्लिश मीडियम खुलने के बाद जो बालिका विद्यालय था वो मर्ज हो गया था। अच्छा। मतलब मर्ज होने के कगार पर था। मैंने पूरा प्रयास करके
और बीकानेर एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेल्प लेके जो गाइडलाइंस थी, जैसे सीकर ज़िले में ही हमारी पिपराली ग्राम पंचायत में भी इंग्लिश मीडियम खुली और जो वहाँ की संस्था थी वो भी बची, तो उसकी तर्ज पर मैंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद आज मेरी ग्राम पंचायत में जो 400 बच्चियाँ अध्ययनरत हैं उस संस्था में वो बची। और ये भी बता देना चाहती हूँ आपसे कि वहाँ बिल्डिंग का बड़ी समस्या थी, किसी भामाशाहों के द्वारा वो बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, लेकिन उसको वहाँ समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने किसी भामाशाह से और प्रधानाचार्य महोदय के साथ में और उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की। उन्होंने अपनी कॉमर्शियल ज़मीन कम से कम 4000 कॉमर्शियल ज़मीन दान की, प्लस कम से कम 2 करोड़ रुपए की लागत से दो मंजिला बिल्डिंग तैयार की। तो उन बच्चियों को ध्यान में रखते ही और उन जो हमारे भामाशाह थे उनका भी मन किया और आज बच्चियाँ उनमें अध्ययनरत हैं और प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यही आपनो विकास है कि अगर आप सब लोग ठान लिया तो जो काम बिगड़ रहे हो है बीने भी आपा बना सका। यानी भामाशाह की मदद से आपा ने आ काम कर लियो कि जो विद्यालय हो बीने बचा लियो और 450 छात्राएं बीमे अभी पढ़ रही हैं। जब आप पंचायती राज की बात करें तो ग्रामीण विकास में आपनो पंचायती राज क्या भूमिका निभा सके या भी को महत्व काई है? ग्रामीण विकास में जैसे सरपंच साहब अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य है, जल है, कनेक्टिंग रोड्स हैं और इसके अलावा सामाजिक गतिशीलता के बहुत सारे काम हैं। इनके लिए जो भी विभिन्न मदों से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड आते हैं उस मद को इन भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वहाँ पर सरपंच और सरपंच का बोर्ड एक संस्था हो गई, ये पंचायती राज हो गई। अब कोई डेवलपमेंट के गैप्स हैं, सड़क बनानी है या स्कूल बनाना है या पोर्टेबल वाटर के लिए कोई पंप सेट बनाना है, तो उसमें ग्राम पंचायती आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन से काम हैं जो ग्राम पंचायत में करवाए जाने हैं और बहुत सारे काम हैं तो उनमें प्राथमिकता कौन से काम हो सकते हैं। बिल्कुल डिपार्टमेंट इस बात को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता उतनी अच्छी तरह से जितनी तरह से पंचायती राज संस्थाएं कर सकती है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के अंदर सरपंच वहाँ गांव का आदमी होता है और गांव के द्वारा चुना हुआ होता है। दूसरी बात वार्ड पंच होते हैं वहाँ पर, तो उन लोगों को ज़्यादा पता है कि कहाँ पर काम होना चाहिए और कहाँ पर काम की प्राथमिकता है। इस तरह से पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और निभा रही है। रेगुलर इसका विकास हो रहा है। अधिकतर जो डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है उसमें ग्राम पंचायत और पंचायती राज संस्थाएं और पंचायती राज के जुड़े हुए प्रतिनिधि इसको कर रहे हैं। जी, आपने बहुत सही बात बोली है कि भाई जो धरातल से जुड़ेला लोग हैं बिना अपनी समस्या के बारे में पतो है तो आप ज़्यादा सही तरीक़े से सरकार तक आप परेशानी पहुंचा सका और बी के जरिए सरकार अपनी योजनावा बना है कि अपना गांव में या अपने पंचायत समिति में ऐसी कौन कौन सी परेशानी देखवा में मिल रही है जिसको समाधान अति आवश्यक है। और दूसरी बात ये कि प्राथमिकता भी तय हो जाए कि भाई कौन सी परेशानी सबसे पहले तय होनी चाहिए, क्योंकि एक साथ तो अपना सारी परेशानी को हल नहीं निकल सके है। जी हाँ, ही जब परेशानी की बात करी तो महिला उत्थान की अगर आप बात करा, महिलावां की सबसे बड़ी परेशानी है कि आपने झिझक होवे हो, आप सामने नहीं आवे हैं। और आप सरपंच हो तो आपने जो सभाएं लगावो तो उनमें कितनी महिलावां की भागीदारी होवे और आके अपनी समस्या बतावे हैं। पूजा जी, कोई भी ग्राम सभा हो या वार्ड सभा हो, जब तक महिलाओं की सहभागिता नहीं होती वो आम सभा नहीं मानी जाती। तो कोई भी ग्राम सभा में महिलाओं की सहभागिता जरूरी है। मैं एक महिला सरपंच हूँ। मेरा मानना है जिस चीज़ का या सरकारी योजनाओं का हम प्रचार प्रसार करें, अगर 5 महिलाएं उस वार्ड से उन योजनाओं के बारे में जानकारी ले लेती हैं तो मैं मानती हूँ वो महिलाएं पूरे मोहल्ले में 5 महिलाएं उस योजना का प्रचार प्रसार करने में मतलब पीछे नहीं हटती। जितना हम माइकों द्वारा या पोस्टरों द्वारा प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, सिर्फ 5 महिलाओं के माध्यम से हम वार्ड में प्रचार प्रसार करना आसान समझते हैं। बिल्कुल। इसलिए
उनकी सहभागिता जरूरी है, क्योंकि महिला अगर किसी योजनाओं का लाभ लेना चाहती है तो मैंने ये मेरे 10 साल के कार्यकाल में ये देखा है कि वो हमेशा प्रत्येक योजना के लिए तत्पर रहती है कि हमें कौन सी योजना का लाभ कैसे लेना है। जी, तो आपने समझ में आ जाए कि भाई आपने पास अधिकार तो है, लेकिन मैंने काम किया लिया, लाभ आपने किया लिया, तो महिला एक ऐसा जरिया है जिसे सूचना बहुत जल्दी पहुंच जाती है। आपा ही ने मजाक में तो बोला है कि भाई अगर कोई बात फैलानी है तो महिला ने बता दो, लेकिन अगर कोई काम भी कराना हो तो बहुत सही तरीका से एक महिला कर सके। इसमें पूजा जी मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी मीटिंगों में और पंचायती राज एक्ट में और सर्कुलर्स में महिलाओं की भागीदारी की 1% भी कम से कम इतने लोग तो उसमें हो गए। कोई कमेटी बनती है तो उसमें महिला प्रतिनिधि का भी उसमें प्रावधान किया हुआ है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी में सरपंच साहब की बात कोई बता रहा था कि इसमें हमेशा कोई ना कोई बीज होता है, कमेटी हो चाहे मीटिंग हो चाहे सभा हो, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी वैसे भी डिपार्टमेंट के द्वारा सुनिश्चित करी हुई है और वो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। जी, आपने कहीं लगे हैं मीणा साहब कि आप जो महिलावा की बात कर रहे हैं, भी आगे बढ़ावा की बात करें, तो महिला सशक्तिकरण में आज त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो क्या योगदान कर रही है? इसमें पूजा जी रिजर्वेशन का प्रावधान तो है ही, इसके अलावा कई महिलाएं ऐसे भी सामान्य सीट पे भी आ रही है, लेकिन अभी धीरे धीरे महिलाओं के अंदर जागृति बढ़ रही है। इसमें सबसे जो देखने को यह आ रहा है कि महिलाएं रिजर्वेशन की वजह से या पारिवारिक सपोर्ट की वजह से इसमें आ तो रही है, लेकिन इनकी जो भागीदारी है वो अभी हमको और इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जी, इसमें परिवार के कुछ लोग काम करते हैं या महिला उतनी एक्टिव भागीदारी नहीं कर पाती है, या सामाजिक रूप से अभी हम जो गतिशीलता है उस गतिशीलता में हम आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली पहले से 10 साल पहले से आज महिलाओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, वो ग्राम पंचायतों में जाती भी है, लेकिन एक ऑफिशियल सिस्टम के अंदर वो जाएं, खुद इंडिपेंडेंट हो और काम को देखे, कार्रवाई को खुद प्रोसीड करे, और जो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान बनता है उसमें वो खुद अपनी भागीदारी करें। बिल्कुल सही बात कि सिर्फ नाम नहीं जानो चाहिए महिला को, और काम करने वाला कोई और व्यक्ति, महिला स्वयं अगर जिम्मेदारी ले रही है तो काम भी बीने ही करना चाहिए। बहुत ही सही बात बताई। जी हाँ, अभी आप शिक्षा की बात करी, तो अगर ग्रामीण विकास में अगर बात करा तो स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आपने जो प्राथमिक चिकित्सालय वगैरह हैं, या अगर आप टाबरा के स्वास्थ्य की बात करा, भी का टीकाकरण की बात करा, तो आपकी ग्राम पंचायत में भी की क्या व्यवस्था है? पूजा जी, महिला बाल विकास एक अलग डिपार्टमेंट है और ग्राम पंचायत के अंडर में ही वो आता है। जी, मेरी ग्राम पंचायत कांवट में महिला बाल विकास के 9 केंद्र हैं, सेंटर हैं। उन पर संख्या जो बच्चों की है वो अच्छी संख्या है, और जो उनका पोषण वगैरह है मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, सेंटर पर जाती हूँ। और एक जिम्मेदारी जो एक पोषाहार वितरण की है, संबंधित सेंटर का वार्ड पंच को जिम्मेदारी दे रखी है मैंने। ठीक है। और जब मुझे टाइम मिलता है मैं भी जाती हूँ। वार्ड पंच की सहभागिता के साथ में ही वहाँ की कार्यकर्ता और उनका जो पोषण लाभार्थियों को देती है वो वितरण करते हैं, जिससे कि लाभार्थी और कार्यकर्ता जो वहाँ के सेंटर पर कार्यकर्ता वगैरह हैं उनमें तालमेल बना रहे। ये नहीं रहे कि इस बच्चे को उनका पोषाहार नहीं मिला। हाँ। और ज़रूरी भी है, जब तक सेंटरों पर जाके हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हमारे वार्ड पंच वहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ देखभाल नहीं करेंगे, तब तक कई अव्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। तो मेरी ग्राम पंचायत में 9 सेंटरों पर बढ़िया काम हो रहा है और बच्चों की भी संख्या अच्छी है और कार्यकर्ता वगैरह पोषाहार का वितरण भी अच्छे करते हैं। पोषाहार प्रत्येक लाभार्थी को पहुंचाते हैं और पोषाहार बच्चे लेते हैं तो स्वस्थ भी रहते हैं। सही बात है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वी को क्रियान्वयन सही हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, बी की जांच पड़ताल आपने करती रहनी चाहिए और वे थे चोखा तरीका से कर रहे हो। ऐसा देखबा में आवे है कि आपने अगर ग्राम पंचायत में थोड़ा सा कम काम हो रहा है तो अपनी पंचायत समिति ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आप ग्रामीण विकास से जोड़ सका? ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई चुनौतियाँ तो बहुत सारी, पूरी पंचायत समिति में जैसे अभी इन एवरेज 30 ग्राम पंचायतें 35 ग्राम पंचायतें एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जी।
तो इसके अंदर डेवलपमेंट को लागू करने के लिए वहाँ ग्राम पंचायत के अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो JTA जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, IN हैं, और अकाउंट्स के लोग नहीं हैं नीचे जो खातों को पूरा मेंटेन करे। तो ग्राम पंचायत समिति स्तर के ऊपर ही इनको देखा जाता है, ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग सिस्टम है जी। और अब धीरे धीरे जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, गवर्नेंस हो गया, तो उससे गवर्नेंस की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हो रही है और धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है। लेकिन थोड़ा सुपरविजन का, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है एक पंचायत समिति में और काफ़ी फंड्स ग्राम पंचायतों को डिसबर्स हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसकी सही मॉनिटरिंग हो। और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी जगह, जैसे अपने ट्राइबल सब प्लान एरिया है जी, या मरुस्थली एरिया है, डांग क्षेत्र है, अलग अलग राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनके अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मतलब स्थान और समय के हिसाब से चुनौतियों में भी परिवर्तन आ सकता है। तो हर जगह की आपने ध्यान रखना है और उनकी की मॉनिटरिंग भी करनी है। चुनौतियों की जब आप बात करें तो आपने होना चाहिए कि आपने पास कुछ अधिकार भी हो जिसे आप भी समस्याओं को निपटारो भी कर सका। तो पंचायत समिति के पास कौन कौन सा अधिकार हुए हैं? पंचायत समिति के पास में एक फंड पंचायत समिति को मिलता है, ग्राम पंचायत को मिलता है, जिला परिषद को मिलता है। जो फंड पंचायत समिति को मिलते हैं वो पंचायत समिति अपनी पंचायत समिति सदस्यों के प्रधान जी के अनुशंसा से ग्राम पंचायतें जिन गैप्स को फिल नहीं कर पा रही है, ग्राम पंचायतें जहाँ काम नहीं करवा सकती या उनके पास में संसाधनों का अभाव है, तो पंचायत समिति उन क्षेत्रों में, उन ढाणियों में, उन क्षेत्रों में वो काम करवाती है। उसके पास वित्तीय अधिकार है। दूसरा, पंचायत समिति जब स्थानांतरण पे बैन नहीं होता है तब ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक और LDC जो वहाँ पर लगे थे कार्मिक, उनका स्थानांतरण करने की शक्तियाँ पंचायत समिति के पास है। ग्राम पंचायतें कोई भी विनिश्चय या कोई भी प्रस्ताव बनाती है और अगर वो सही नहीं पाया जाता और कोई अगर पीड़ित पक्ष होता है तो पंचायत समिति में वो अपने परिवाद दर्ज करवा सकता है और निगरानी के तहत अगर उसे नोटिस दिया जाएगा ग्राम पंचायतों को और ग्राम पंचायतों को उसके अनुसार सुनवाई का अधिकार है। ग्राम और वहाँ पर जो खंड विकास अधिकारी है वो स्टेट सर्विस का अफसर है, वो सभी लोगों की जो वहाँ पर नीचे स्तर के ऊपर जो कार्मिक है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और प्रधान जी वहाँ पर एज ए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वहाँ पर काम करते हैं। ये अधिकार उनके पास में कमेटियों में वो निहित है। मतलब जो काम अपनी ग्राम पंचायत नहीं कर पावे है तो वो काम पूरा करावा को भी अधिकार पंचायत समिति के पास हो है। और यानी सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि अगर एक लेवल पे काम नहीं है तो दूसरों लेवल कर लेगा और दूसरों लेवल पे काम नहीं है तो आप तीसरा तक जा सका। अब आप बात कर रहा जो अपना प्रधानमंत्री जी की बात है कि स्वच्छ भारत मिशन, जिसे हर घर में बोले रहे कि भाई आपने व्यक्तिगत साफ सफाई तो रखनी है, आपने आसपास भी रखनी है, आपने गांव में भी रखनी है, आपने शहर में भी रखनी। तो आपसे पूछना चाहूँ कि जो आपकी खंडेला तहसील है जटे की ते सरपंच बटे आपकी स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई की रूपरेखा काई है, क्या आप कचरा की व्यवस्था करा, कचरा का निस्तारण की व्यवस्था करा? जी पूजा जी, वैसे मेरी ग्राम पंचायत नगर पालिका लेवल की है। वहाँ पर 12,000 वोटर्स हैं और मैं साफ़ सफाई टेंडर प्रक्रिया से करवाती हूँ। मेरा पिछला कार्यकाल जो 2015 से जो 20 का कार्यकाल था, उस कार्यकाल के बीच में मैंने ट्रॉली जो कचरा पात्र और हैदराबाद से मंगवाए थे। प्रत्येक वार्ड वाइज मैंने उन कचरा पात्रों को, जहाँ पर ये दिखता था सार्वजनिक जगह थी कि यहाँ कचरा इकट्ठा होता है, उन कचरा पात्रों को रखवाया जी। कचरा पात्र जैसे ही भर गए ट्रैक्टर जोड़ के और उनको जहाँ ऐसा एरिया हो जहाँ पर कोई आबादी नहीं हो उसका कचरे का निस्तारण करवा दिया गया। और वैसे तो प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और हम सबका सपना है, जब हमारी सबकी प्रत्येक घर से ये भावना हो जाए कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ राजस्थान, स्वच्छ घर, तो अपने आप ही लोगों की भावनाएं चेंज हो जाएं। इधर उधर कोई कचरा नालियों में या इधर उधर नहीं डाले और जहाँ कचरा डालने की जहाँ जगह होती है वहाँ उनका निस्तारण करवाएं। ग्राम पंचायत का फर्ज बनता है कि ग्राम पंचायत समानुसार
अपनी नालियों की, अपने मोहल्ले की, अपने वार्ड की समय समय पर सफाई भी और मैं करते हैं। करवाती भी हूँ। जी जी। और जी कि आप कचरा के निस्तारण की बात करा जी। तो जो सही स्थान है बटे जी। ही कचरो आपने फेरना है जी। कि अपना गांव शहरा में आपने कचरो ज़्यादा नहीं इकट्ठो करने जी। देना है। आपसे पूछना चाहा मीना जी कि जो आप मृत पशुओं की अगर बात करा तो पहले तो कहीं चील कौवा गिद्ध ऐसा जी। होता तो बिल्कुल निस्तारण स्वयं से स्वयं समय के साथ हो जाता हो, लेकिन आज के समय में वो अगर कोई मृत पशु अपने गांव में अपने पंचायत में है तो बिल्कुल निस्तारण आपा किया करा, क्योंकि बी से आपने परेशानी भी हो सके, कीड़ा भी लग सके, महामारी भी फैल सके, जी। तो बी का निस्तारण की क्या व्यवस्था है? ग्राम पंचायतों में जो मृत पशु होते हैं उनके टेंडर की प्रक्रिया है, वो टेंडर पंचायत समिति स्तर पे होता है। पंचायत समिति हड्डी ठेका करवाती है और उसके अंदर ग्राम पंचायतों के हर साल ये हर वित्तीय वर्ष में एक हड्डी ठेका का प्रावधान है। अच्छा। उसमें खुली बोली से होता है और उसमें हम ये भी व्यवस्था करते हैं कि ग्राम पंचायतें जैसे मृत पशु है तो उसको कौन से स्थान पे डाला जाए। अभी हमने करवाया है तो ग्राम पंचायतों को पाबंद भी किया है कि इसमें किसी तरह का न्यूसेंस या गंदगी या अस्वच्छता नहीं हो, तो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर वो वहाँ डालेंगे। जो हमारा ठेका है, जो ठेकेदार जो वहाँ जाता है उसके आदमी उसको वहाँ पर उठा के और उसका निस्तारण करते हैं। जी। उससे ग्राम पंचायत समिति को निजी आय भी होती है उससे। जी मीना। इसमें हम ग्राम पंचायत का फर्ज बनता है कि ऐसी जगह चूज करे जहाँ आबादी नहीं हो और उसे जो आवारा पशु हैं इस तरह से उनको दफनाया जाए। और जैसे भाई खड्डा खोद के जेसीबी के माध्यम से या नरेगा के मजदूर लगाकर जो रोजगार भी मिल जाए लोगों को, और उसको जैसे दफना के और उस पर नमक डाल के जिससे कि वो वहाँ का वातावरण प्रदूषित नहीं हो, जल्दी से उसका प्रदूषित वातावरण नहीं हो, इसलिए उसको खड्डा खोद कर ही दफनाया जाता है। जब आप साफ सफाई की बात कर ही रहे हैं तो प्लास्टिक भी एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर जगह देखने में आवे है और अपनी जो नाली है भी में घुसर अपनी नाली भी रोक दे तो भी से पानी भी बाहर आ जाए। अपना जो पशुओं की बात करें, अगर पशु खा ले तो भी का हलक में अटक जाए और वो भी परेशान हो जाए। तो प्लास्टिक को कम से कम उपयोग हो ई के लिए थे क्या ही प्रयास कर रहे हो? पूजा जी, जब मेरी पंचायत की मीटिंग होती है तो उसमें मेरे कोरम के सभी सदस्य वार्ड पंच आते हैं। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले खुद से ही ये पहल करें कि मार्केट अगर हम कोई सामान लेने जा रहे हैं तो आपने थैलो ले जाएं। हाँ, कॉटन थैला साथ लेके जाएं। जब दुकानदार हमें कोई सामान तोल के देता है तो उसमें ही डलवाएं, न कि थैलियों में। कि जब हम थैलियाँ वहाँ से नहीं लेंगे तो थैलियाँ हमारे घर तक नहीं आएंगी। दूसरी बात, हम प्रचार प्रसार करके भी और दुकानदारों से कि यहाँ पे पेपर वाली बैग रखें और जैसे अपना कॉटन वाला और जूट वाला और ये थैलियाँ नहीं रखें, तो काफ़ी सुधार है और धीरे धीरे सुधार हो भी रहा है। सुधार हो जी। तो आई बात है कि अगर आप कोशिश कराना तो हर चीज़ को हल निकल सकें। जी कि अभी मीना जी ने बताया कि आपने अपनो थैलो साथ में ले जा सका तो कम से कम प्लास्टिक आप अपने घर लावा। और आपनी जो आदत है कि आपने घर को जितनो भी कचरो है आप थैली में भरा और भी फेंक देवा, तो आपने जो कुत्ता है या गाय है वो मुंह में उठाकर सब जगह फैला दे तो बी से भी गंदगी हो सके। जब एक चीज़ और आपसे पूछनी है, जो ई ग्राम पंचायत है या आप ई पोर्टल है ओ कहीं है, इन्हें भी आसान शब्द में एक बार आपने दर्शकों ने बता दो। ये ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक विभिन्न प्रकार के मोड है जी। ऐप्स हैं ये, जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। ख़ासतौर से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बहुत पहले तो कैश के द्वारा होता था, उसके बाद में चेक उसके साथ चल रहा था, फिर अब चेक और कैश सब बंद हो गया। अच्छा। अब जो खाता है उसके अंदर से ही जो हमारी पंचायत समिति का और जो बैंक के खाते हैं, जिस भी लाभार्थी को या जो भी टेंडर धारक है उसका काम होने के बाद में उसके खाते में पैसा डालने की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। ये सही पाए जाने पर और विभिन्न प्रकार के प्राधिकारियों, सरपंच, वहाँ के तकनीकी अधिकारी, अकाउंटेंट, प्रधान साहब की अप्रूवल और फिर विकास अधिकारी के द्वारा जो OTP आता है, कई जगह पर डोंगल लगता है और उसके द्वारा उनके सीधे खाते में पैसा चला जाता है। तो किसी तरह का
मनी हैंडलिंग इसमें नहीं होता है। जी। तो इस तरह की जो ये ऐप्स हैं, ये जो प्रक्रिया है, पोर्टल है ये, जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पंचायती राज संस्थाओं का जो लाभार्थी या जो टेंडर धारक जो काम करते हैं उनके बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया हो जाता है। तो आप आसान शब्दों में यहाँ कह सका कि मतलब मध्यस्थता ने खत्म करवा के लिए सीधी सीधी प्रणाली है और जिसे सीधो सीधो योजनावा का जो रुपया को लाभ है वो लाभार्थी ने मिल सके है। तो मीना जी थे आया और मीना जी थे आई कि और इतनी चोखी जानकारी आपने पंचायती राज व्यवस्था पे की कि भाई पंचायती राज अपना ग्रामीण विकास में किया योगदान कर रहे हो है। तो आप दोनों ने धन्यवाद देवा हाँ और आ ही कह वहाँ कि जिया थे काम कर रहा हो बिया ही लगातार काम करता रहो। और दर्शिका से लेवा हाँ विदा। आज मैं चला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।